हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज हम विद्यालय प्रबंधन के एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें कि आज हम शैक्षिक प्रबंधन के कार्यों को देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आएगी वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ पे आप छोटा सा मार्जिन पे करके चाहे तो पीडीएफ भी फ्री में पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब पे तो फ्री है ही, तो यूट्यूब पे आप फ्री में इसका लाभ उठा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो। तो प्रश्न क्या है, जैसे प्रश्न किस तरह से आपको पूछ सकता है कि शैक्षिक प्रबंधन के कार्यों का वर्णन कीजिए, या कह सकता है कि शैक्षिक प्रबंधन में के कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य होते हैं विस्तार से बताइए, या कह सकता है कि शैक्षिक प्रबंधन के कार्यों से आपका क्या आशय है। यानी एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से देखिए पूछ सकता है आपसे। बाकी हम उत्तर में देखते हैं, तो उत्तर में आप हेडिंग डालेंगे शैक्षिक प्रबंधन के कार्य। और शैक्षिक प्रबंधन क्या है, इससे रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दी है मैंने, तो अगर आपको वो देखनी है तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं। बाकी विद्यालय प्रबंधन की एक प्लेलिस्ट भी मैंने बना ली है, जिसमें कि आपको विद्यालय प्रबंधन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। चैनल पर आप जाइए, प्लेलिस्ट पर जाइए, विद्यालय प्रबंधन यानी स्कूल मैनेजमेंट का प्लेलिस्ट होगा, उसमें जाके आप इस पेपर के और भी बहुत महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उसको यहाँ पे देख सकते हैं चैनल पे। तो चलिए बाकी हम बात करते हैं उत्तर में। तो हम लिखेंगे शैक्षिक प्रबंधन के मुख्य रूप से शैक्षिक प्रबंधन में मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं। वो क्या क्या कार्य हैं। पहला होगा योजना। तो शैक्षिक प्रबंधन क्या है, शिक्षा से संबंधित जो भी हम व्यवस्था करते हैं वो आपका शैक्षिक प्रबंधन के अंतर्गत आता है। तो उसमें हम पहला जो हमारा कार्य होता है कि योजना बनाना, ठीक है। तो योजना हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा। तो शैक्षिक प्रबंधन में सबसे पहले एवं मुख्य कार्य योजना बनाने से है। प्रबंधन की सफलता बहुत कुछ योजना पर ही निर्भर करती है। योजना के अंतर्गत हम पहले ही यह निश्चित कर लेते हैं कि कौन कौन से कार्य करने हैं, किस प्रकार करने हैं, कब करना है इत्यादि। तो इसको थोड़ा सा नॉर्मल वे में समझते हैं, नहीं नॉर्मल लाइफ से कोरिलेट करके समझते हैं, तो आपको शायद बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे हमको टूर पे जाना है, कहीं हमको घूमने जाना है, और हमको घूमने जाना है तो सिंपल सी बात है, हमको उसके लिए उससे संबंधित व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो पहले हम योजना बनाएंगे ना कि हमको कहाँ घूमने जाना है, और वहाँ जहाँ भी हम जा रहे हैं वहाँ पे क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो एक्टिविटी जैसे हमको करनी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम मनाली चले गए तो वहाँ पे हम चले गए तो हमको ठंड के कपड़े, सॉक्स, मतलब सारा कुछ जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें रखनी पड़ेंगी। फिर हमको ये भी एक योजना बना के चलते हैं ना कि हम यहाँ पे घूमने जाएंगे, तो जो एक्टिविटी होती है मनाली में वो सारा सब कुछ करेंगे। तो उसके लिए हम कहते हैं ना कि वहाँ पे जो है ग्लासेस बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि आप आँख ना बहुत अच्छे से ओपन नहीं कर पाते हो, इतना तेज मतलब एक साइन रहता है। तो इसीलिए हम एक पहले से योजना बना के चलते हैं, और योजना के अनुरूप ही हम सारी व्यवस्था करते हैं। तो जो व्यवस्था है वो क्या है, प्रबंधन। तो अगर ये जो शैक्षिक प्रबंधन है वो शिक्षा से संबंधित हम व्यवस्था करते हैं, तो वही है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, योजना बनाएंगे। यानी शिक्षा के क्षेत्र में जो भी चीज़ें होंगी उससे संबंधित हम योजना बनाएंगे कि हमको जैसे शैक्षिक जो उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए हम कौन कौन से कार्य हम करेंगे, हमको जो कार्य करेंगे वो किस प्रकार हमको करना है, और जो कार्य करना है वो कब करना है। ये सब कुछ हम पहले से एक योजना के अनुरूप सारी चीज़ें तैयार कर लेते हैं, और फिर उसके बाद हम उसकी व्यवस्था करते हैं। तो शैक्षिक प्रबंधन में सबसे पहला काम क्या होगा, योजना बनाने का। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। जब भी हम शिक्षा से संबंधित कोई व्यवस्था करते हैं, यानी या फिर शिक्षा मतलब कहने का मतलब ये है कि शैक्षिक प्रबंध करते हैं, तो सबसे पहले हम एक योजना बना के चलते हैं कि कोई भी काम होगा शिक्षा से संबंधित, तो वो हम निश्चित कर लेते हैं कि कौन कौन से कार्य करना है, कब करना है, कहाँ करना है, किस प्रकार करना है, ये सारी चीज़ें। अब दूसरा पॉइंट है संगठन। तो शैक्षिक प्रबंधन का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य संगठन संबंधी है। योजना बनाने के बाद संगठन से संबंधित कार्य करने होते हैं। इसमें विभिन्न कर्मचारियों के मध्य कार्यों का विभाजन करना, और साथ ही उनके सहयोग, समन्वय, सामंजस्य एवं एकीकरण करना है। संगठन का अर्थ है सभी वस्तुओं की व्यवस्था करना जो संस्था के संचालन के लिए आवश्यक है, जैसे भौतिकी संसाधन, धन तथा कर्मचारी आदि।
तो अब देखिए दूसरा जो कार्य होगा महत्वपूर्ण कार्य वो क्या है, संगठन संबंधी कार्य है। तो संगठन का पहले मतलब समझ लीजिए। देखिए संगठन का मतलब क्या हो जाएगा कि उन सभी वस्तुओं की व्यवस्था करना, यानी जो भी चीज़ें शिक्षा से संबंधित है उन सभी वस्तुओं की व्यवस्था करना जो संस्था के संचालन के लिए आवश्यक है। तो जब हम शिक्षा की बात करेंगे, शैक्षिक प्रबंध की बात कर रहे हैं, तो वो शिक्षा से संबंधित सभी चीज़ों के लिए आवश्यक हो, उन सभी चीज़ों की हमें व्यवस्था करनी है, चाहे भौतिक संसाधन के रूप में हो, धन के रूप में हो, कर्मचारी। ये तो संगठन का मैंने रूप बता दिया कि क्या है संगठन। लेकिन जब हम इसी का प्रयोग शैक्षिक प्रबंधन में करते हैं तो हम शिक्षा से संबंधित सारी चीज़ों की व्यवस्था करते हैं। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि मतलब योजना अगर हमने बना लिया, अब योजना के बाद संगठन से संबंधित जो कार्य होते हैं वो हमको करने हैं। अब इसमें क्या हो सकता है, जैसे कि जो कार्य है, जैसे शिक्षा से संबंधित जो कार्य हैं उसको डिवाइड करना कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। जो कर्मचारी होंगे, जैसे शिक्षक है तो शिक्षक में भी अलग मतलब कई शिक्षक आपके विद्यालय में मौजूद होते हैं और शिक्षा के उद्देश्य ऐसा नहीं कि केवल एक शिक्षक ही पूरा कर पाएगा। तो उसमें सभी कर्मचारी के तौर पे जैसे आ गया कि जो भी विभिन्न कर्मचारी हैं किसी भी संस्था के या फिर जैसे क्योंकि शिक्षा की बात हो रही तो हम विद्यालय की बात करेंगे, तो उनके मध्य हम कार्यों का क्या करें, विभाजन करें कि आपको कौन कौन से कार्य करने हैं जिससे कि हमारा जो शिक्षा का उद्देश्य है वो पूरा हो। और साथ ही उनमें सहयोग की भावना को उत्पन्न करना, समन्वय उत्पन्न करना, एकीकरण करना। मतलब ऐसा नहीं कि हम उन लोगों में प्रतिस्पर्धा करा दे कि नहीं आपको बेहतर बनना है, आपको बेहतर बनना है, बिल्कुल नहीं। सबका एक गोल होगा कि हमको हमारे शैक्षिक उद्देश्यों को पूरा करना है। तो शैक्षिक प्रबंधन हमारा यही चीज़ है कि शैक्षिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो हम व्यवस्था करते हैं वो शैक्षिक प्रबंधन कहलाता है। तो शैक्षिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ऐसा नहीं कि केवल एक लोग ही जो है कारगर हो पाएगा या एक लोग ही शैक्षिक उद्देश्य को पूरा कर पाएगा, बिल्कुल नहीं। उसमें कई लोगों की भागीदारी होती है, तब जाके एक विद्यालय में जो शैक्षिक उद्देश्य होते हैं उसको हम पूरा कर पाते हैं। तो वो जो कार्य हैं उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उन कार्यों को हम क्या करते हैं, विभिन्न जो कर्मचारी हैं उनमें हम उन कार्यों को डिवाइड कर देते हैं कि आपका ये काम है, आपका ये काम है, आपका ये काम है। क्योंकि शैक्षिक उद्देश्य केवल एक आदमी के हाथ में पूरा करना नहीं होता है। और साथ ही उनमें सहयोग की भावना कि सभी लोग अपना अपना काम मिल के करें, एकजुटता के साथ करें और सहयोग के साथ करें। ऐसा ना हो कि एक दूसरे से ही प्रतिद्वंद करने लगे, एक दूसरे से ही जलने लगे, एक दूसरे से ही कंपटीशन करने लगे, बिल्कुल नहीं। सहयोग होगा, उन लोगों में तालमेल होगा, समन्वय होगा, सामंजस्य होगा और एकीकरण होगा, तभी ये चीज़ें संभव हो पाती हैं कि हम शैक्षिक उद्देश्यों को पूरा कर पाएँ। तो दूसरा महत्वपूर्ण कार्य क्या हो जाएगा, संगठन संबंधी कार्य। और संगठन में हम क्या करते हैं कि संगठन से संबंधित कार्य के अंतर्गत हम सभी कार्यों को विभिन्न कर्मचारियों के मध्य डिवाइड करते हैं और उनके मध्य क्या करते हैं, एकजुटता और सहयोग की भावना, ये सब जो है उनके अंदर उत्पन्न करते हैं। तीसरा हमारा है निर्देशन। तो शैक्षिक प्रबंधन के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण कार्य प्रबंधन से जुड़े सभी अधीनस्थ कर्मचारियों को आवश्यक निर्देशन देना है। इसमें अपने कर्मचारियों का समय समय पर निरीक्षण करना तथा आवश्यकता अनुसार परामर्श देना भी आता है। प्रत्येक शिक्षक को उनके कार्यों के संबंध में पूर्ण से सूचना देना प्रबंधक का दायित्व है। जैसे अभी आपने संगठन में देखा कि संगठन के अंतर्गत हमने कार्यों का विभाजन कर दिया, सभी कर्मचारियों को उनके उनके कार्य समझा दिए। अब क्या करना है कि जैसे उन्होंने अपने कार्य किए तो वो कार्य कितना सही हुआ, नहीं हुआ, उसमें और कितना बेहतर हो सकता है, इसीलिए उन्हें एक निर्देशन की ज़रूरत पड़ती है। यानी अब हम क्या करेंगे कि शैक्षिक प्रबंधन के अंतर्गत अब हमारा जो अगला कार्य होता है वो होता है निर्देशन का। यानी जो कर्मचारी जिनको कि सारे काम दिए गए हैं उन कर्मचारियों का जो है निर्देशन करना, यानी उनको निर्देशन देना कि आप किस तरह से इस कार्य को करें कि वो और बेहतर हो। और इसीलिए जो कर्मचारी जो है जिन्हें काम दिया गया है उनके कार्यों का जो है समय समय पर निरीक्षण किया जाता है और जहाँ पर ज़रूरत होती है उनको वहाँ पर परामर्श दिया जाता है कि आप किस कार्य को किस और तरीके से समझाएं या किस और तरीके से करें कि उस कार्य में आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा सफलता मिल पाए या फिर वो कार्य अच्छे से सफल हो पाए। और ये कार्य कौन करता है, यानी जो निर्देशन का कार्य जो है कह सकते हैं गाइड करने का काम, परामर्श देने का कार्य कौन करता है, तो वो आपका प्रबंधक करता है। यानी शिक्षक जो कार्य करता है उन कार्य के संबंध में पूर्ण सूचना देना, उनको निर्देशन देना, उनको परामर्श देने का जो कार्य होता है वो प्रबंधक का दायित्व है कि वो उन कार्यों को
देखे, जो जिसने मतलब जिन जिन कार्यों को उन अध्यापकों के मध्य बांटा गया है कि आपको कौन से कार्य करने हैं या कर्मचारियों के मध्य बांटा गया है, उन कार्यों को जो है प्रबंधक उनके कार्यों को देखे, एनालिसिस करे और बताए जहाँ पर उनको ज़रूरत है उनको गाइड करे, ताकि उस कार्य में उनको सफलता मिले और हमारा जो शैक्षिक उद्देश्य है वो पूरा हो पाए। तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? निर्देशन। अब बारी आती है चौथा, नियंत्रण। तो ये देखिए, इसको थोड़ा सा मैंने लॉन्ग लिखा है लेकिन ये बहुत इजी है, थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो नियंत्रण का अर्थ है विद्यालय की सभी नीतियों पर ध्यान रखना, जिससे संस्था में होने वाले समस्त कार्य निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में हो। प्रबंधक का दायित्व है कि वह सुनिश्चित करे कि संस्था में सभी कार्य निर्धारित योजना के अनुरूप हो रहे हैं, यदि नहीं हो रहा है तो कहाँ और क्यों नहीं हो रहे हैं, इसका पता लगाना तथा सुधारात्मक कार्यवाही करना प्रभावी नियंत्रण के लिए आवश्यक है। नियंत्रण रखने के लिए विद्यालय में नियम, नीतियाँ तथा विधियाँ निर्धारित की जाती हैं। साथ ही साथ मूल्यांकन एवं पर्यवेक्षण द्वारा नियंत्रण रखा जाता है। अतः शैक्षिक प्रबंधन में नियंत्रण एक महत्वपूर्ण कार्य है। अब जैसे हमने देख लिया कि सभी को कार्यों का विभाजन कर दिया गया संगठन के अंतर्गत, फिर उनको जो है निर्देशन दिया गया, जहाँ पे उनको ज़रूरत थी वहाँ पे उन्हें परामर्श दिया गया। अब बात आती है नियंत्रण की, कि अब नियंत्रण का पहले मतलब क्या है कि जो विद्यालय की सभी गतिविधियाँ हैं उस पर ध्यान रखना, जिससे क्या है कि जो समस्त कार्य निर्धारित होते हैं, जो जिनसे हमें उद्देश्यों की प्राप्ति होती है, उस पर हम ध्यान रखते हैं कि वो कार्य सही से हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, कहाँ पर कमियां हैं, कहाँ पर नहीं हैं। उसके लिए उन कार्यों को, उन उद्देश्यों को पूरा किया जाए, उसके लिए हम कुछ नियम कानून भी जो है स्थापित करते हैं और सबसे उम्मीद करते हैं कि वो उन नियमों का, उन नीतियों का जो है पालन करें। तो ओवरऑल नियंत्रण जो है बहुत ज़रूरी है। बिना नियंत्रण, क्योंकि विद्यालय में देखिए, अगर आप देखें तो विद्यालय में विद्यार्थी अगर पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर नियंत्रण अगर नहीं होगा, अनुशासनहीनता होगी, तो क्या वहाँ पर जो शिक्षा व्यवस्था है वो सफल हो पाएगी? नहीं हो पाती है। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा गया है कि नियंत्रण बहुत ज़रूरी है और नियंत्रण हर क्षेत्र में ज़रूरी है। बिना नियंत्रण के आप कोई भी कार्य कहें तो सफलतापूर्वक आप 100% सफल नहीं हो सकते। किसी भी काम में नियंत्रण होना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। तो वही चीज़ आपके विद्यालय में भी है, वही चीज़ शिक्षा के क्षेत्र में भी है। तो ये प्रबंधक की दायित्व होती है कि वो जो कार्य निर्धारित होते हैं कि सबको कौन कौन से कार्य करने हैं, वो उन कार्यों को जो है एनालिसिस करे और ये देखे कि कौन से कार्य हो रहे हैं, कौन से कार्य नहीं हो रहे हैं। क्या सबको जो कार्य दिया गया है, यानी जो कर्मचारियों को कार्य दिया गया है, क्या वो उस कार्य को कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सब कुछ देखना प्रबंधक का दायित्व है, कर्तव्य है। और ये भी पता लगाना कि वो कार्य जो हो रहे हैं वो क्यों, हो रहा है तो सही बात है, अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, इन सब चीज़ों का भी पता लगाना और जहाँ पर ज़रूरत हो वहाँ पर सुधारात्मक यानी सुधारपूर्वक कार्रवाई करना, ताकि जो है वो कार्य सफलतापूर्वक हो पाए। और नियंत्रण की बात करें तो देखिए, नियंत्रण बहुत ज़रूरी है, जैसे मैंने कहा कि हर क्षेत्र में ज़रूरी है। और नियंत्रण के लिए आप क्या करते हैं, कुछ नियम कानून भी लगाते हैं। तो वही चीज़ है कि नियंत्रण जो है रखने के लिए विद्यालय में कुछ नियम, नीतियाँ, विधियाँ जो है निर्धारित की जाती हैं। साथ ही मूल्यांकन और पर्यवेक्षण द्वारा जो है उन नियंत्रण जो है रखा जाता है कि आपको जो है क्या क्या चीज़ें आप देख रहे हैं। जैसे प्रबंधक ने देखा विद्यालय में जो शैक्षिक उद्देश्य पूरा करने के लिए उन्होंने हर सबको जो है कुछ दायित्व दे दिए। फिर प्रबंधक ने जाके देखा कि कौन उन कार्यों को कर रहा है, कौन उन कार्यों को नहीं कर रहा है, अगर नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है। फिर उसके हिसाब से वो देखे, एनालिसिस करे और सभी चीज़ों के हिसाब से फिर कुछ नियम, नीतियाँ सेट करे कि आपको ये कार्य करना है, किन नियमों के आधार पे करना है। और उसके लिए पर्यवेक्षण आप मूल्यांकन कर सकते हैं कि जो कार्य आप उन कर्मचारियों को दिया गया है उसमें वो कितने सफल हो पाए, नहीं हो पाए। फिर पर्यवेक्षण द्वारा या फिर मूल्यांकन द्वारा फिर उसके द्वारा फिर नियंत्रण भी रखा जाए कि आपको ये चीज़ें करनी है और क्यों नहीं किया आपने, इस चीज़ का भी उनसे जो है जवाब पूछा जाए। ओवरऑल कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि अगर आपको शैक्षिक उद्देश्य पूरे करने हैं तो उससे संबंधित आप लोगों को कार्य डिवाइड कर देते हो। साथ ही आपको ये ट्राई करते हो कि सभी लोग मिल के उन कार्यों को पूरा करें, उन उद्देश्य की, ताकि जो शैक्षिक उद्देश्य है वो पूरे हो पाए।
अब बात आती है कि प्रबंधक ने सबको जो है कार्य दे दिया, फिर वो उन्होंने कहीं ना कहीं निर्देशन भी, गाइड भी कर दिया कि आपको ये कार्य इस तरह से करना है। अब निर्देशन दे दिया कि आप लोगों को इस तरह से कार्य करो, लेकिन क्या निर्देशन देने के बाद सभी लोग वो कार्य अच्छे से कर पाएंगे या कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप ये जान पाएंगे? बैठे बैठे नहीं जान पाएंगे ना। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, यानी प्रबंधक क्या करेगा, सबको जाके देखेगा, यानी ये एनालिसिस करेगा, एक तरह से निरीक्षण करेगा कि जो कार्य सबको दिया गया है वो उन कार्यों को कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, ये सब कुछ पता लगाना और उसके बाद उससे संबंधित कार्रवाई करना और कुछ नियम, नीतियाँ, विधियाँ या फिर जो है ये सब कुछ सेट करना कि आपको ये चीज़ें करनी है, ये नियम है और किस तरह से करनी है, इन सब चीज़ों के लिए नियम सेट करना, ताकि हमारा ओवरऑल गोल क्या है, शैक्षिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए व्यवस्था करना, तो वो हमारा हो पाए। इसके लिए नियंत्रण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है शैक्षिक प्रबंधन में, और हर एक क्षेत्र में नियंत्रण ज़रूरी है, क्योंकि बात हो रही है शैक्षिक प्रबंधन की, इसलिए मैं यहाँ पे शैक्षिक प्रबंधन कह रही हूँ। लेकिन बिना नियंत्रण के कोई भी कार्य अच्छे से सफलतापूर्वक नहीं हो सकता है। हर काम में आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा और नियंत्रण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको विद्यालय प्रबंधन में हो, डेली लाइफ में हो, आपके शैक्षिक प्रबंधन हो, हर एक चीज़ में हो, ठीक है। अब समन्वय की बात करें तो शैक्षिक प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण कार्य समन्वय करना भी है। शैक्षिक शिक्षा से जुड़े हुए विभिन्न कर्मचारियों के में परस्पर सहयोग एवं एकता बनाए रखना बहुत आवश्यक है। शैक्षिक प्रबंधन के उद्देश्यों की पूर्ति समन्वय द्वारा ही संभव है। यानी अब जो अगला कार्य होता है वो समन्वय का है कि शिक्षा से जुड़े जो कर्मचारी हैं उनमें परस्पर सहयोग हो, उनमें परस्पर एकता हो, ये रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम शैक्षिक उद्देश्यों को पूरा करना चाहते हैं, शैक्षिक प्रबंध करना चाहते हैं, तो अगर सभी लोग आपस में ही तुलना करने लगेंगे तो वो उद्देश्य हमारा अच्छे से पूरा नहीं हो पाएगा। उनमें आपस में एक सहयोग होना चाहिए, एकजुटता होनी चाहिए कि मिल बांट के हमको करना है सारा कार्य, ताकि हमारा जो उद्देश्य है वो शिक्षा से संबंधित वो पूरा हो पाए। तो समन्वय जो है स्थापित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है शैक्षिक प्रबंधन में, ताकि जो सभी कर्मचारी हैं उनके मध्य क्या हो, सहयोग की भावना, एकजुटता की भावना वो उनके अंतर्गत मौजूद हो पाए। तो शैक्षिक प्रबंधन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम कह सकते हैं कि समन्वय द्वारा ही ये संभव हो पाएगा। तो इसीलिए अगला हमारा कार्य समन्वय करना है। फिर लास्ट हमारा कार्य आता है मूल्यांकन। तो मूल्यांकन भी शैक्षिक प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण कार्य है। मूल्यांकन के द्वारा ही शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति की सफलता एवं असफलता का अनुमान लगाया जा सकता है। इसके आधार पर ही भावी शैक्षिक गतिविधियों में सुधार किया जा सकता है तथा वांछित परिवर्तन किए जा सकते हैं। यानी अब ओवरऑल मूल्यांकन की बात हो रही है कि जो शैक्षिक प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण कार्य ये मूल्यांकन भी है कि अब हम शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति मतलब कितनी सफल हो पाई, कितनी असफल है, कितनी सफल है, इसके इसको हम कैसे जान पाएंगे? तो इसको हम मूल्यांकन के द्वारा ही जान पाएंगे। हमने ओवरऑल सब कुछ करने के बाद हमने एक मूल्यांकन किया और उसमें हमने जाना कि जो हमारे शैक्षिक उद्देश्य थे उसकी पूर्ति कितनी हो पाई, वो कितना सफल है, कितना असफल है, इसका हम अनुमान लगाते हैं मूल्यांकन के द्वारा। और उसके आधार पर जो फिर हम मूल्यांकन करने के बाद एक रिजल्ट आता है ना कि हाँ यहाँ पर इतना हम सफल हो पाए, यहाँ पर इतने असफल हो पाए, तो उसके आधार पर हम कुछ गतिविधियाँ, जो शैक्षिक गतिविधियाँ हैं उस पर हम सुधार करते हैं, ताकि जो हम मतलब जो चाहते हैं उसके हिसाब से हम परिवर्तन कर पाएँ। जहाँ पर हम यानी एक वांछित परिवर्तन कर पाएँ, यानी जहाँ पर हमको असफलता मिली है उस चीज़ को हम सफल बना सकें। तो ये हमारा लास्ट स्टेप था मूल्यांकन। तो ये था आज का कंप्लीट वीडियो। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।